हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पीजी एमए स्टूडेंट्स के लिए एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ, शोध प्रस्ताव लेखन। जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, सारे मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियोस शेयर करो। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ नोट्स आप लोगों के लिए। और हर गरीब स्टूडेंट जो घर पर रह करके पढ़ रहा है, बहुत कठिनाई से पढ़ रहा है, उसके लिए मैं नोट्स बना बना करके डाल रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। ये लगभग ये सारे टॉपिक्स का, जितने भी टॉपिक्स का मैं नोट्स बना रहा हूँ, सारे के सारे आपके टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो लोग जहाँ से देख रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, कॉलेजेस से देख रहे हो, कृपया करके कमेंट पे लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं शोध प्रस्ताव लेखन पर, राइटिंग सिनॉप्सिस पर। जैसा कि पिछला वीडियो मेरा था डेजर्टेशन पर। तो जब हम लोग डेजर्टेशन शोध बनाते हैं या फिर थीसिस लिखते हैं, तो उससे पहले सिनॉप्सिस लिखा जाता है। ठीक है, शोध का प्रस्ताव लिखा जाता है। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि ये जो है वो शोध का प्रस्ताव है। ये जो है वो शोध का आपका प्रस्ताव है, जो आप शोध बना रहे हो। जैसे डेजर्टेशन बना रहे हो या फिर आप थीसिस लिख रहे हो, तो उसमें क्या कहते हैं, शोध प्रस्ताव। थीसिस में मेनली जो है सो 20 to 25 पेजेस में आपको शोध प्रस्ताव लिखना रहता है। और डेजर्टेशन में आपको 10 से 12 पेजेस में आपका सिनॉप्सिस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये सिनॉप्सिस है क्या, शोध प्रस्ताव क्या है? जो आप शोध कर रहे हो या फिर जो आप शोध लघु शोध कर रहे हो, डेजर्टेशन लघु शोध आपको करना है 4th सेमेस्टर में, तो जो आप लघु शोध कर रहे हो उसका समरी, ठीक है, उसको कॉन्क्लूड करके उसका उद्देश्य क्या है, कहाँ से क्या ले रहे हो, यही सब एक सिनॉप्सिस बनती है, जो कि आपका अप्रूवल होता है विभाग से। और उसके बाद फिर उस टॉपिक पर आप डेजर्टेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो डेजर्टेशन में जब आप कीजिएगा 4th सेमेस्टर में, तो आपको शोध प्रस्ताव लिखने के लिए बोला जाएगा। तो आपका 10 से 12 पेज का वो शोध प्रस्ताव होगा। ठीक है, जो कि आपके संपूर्ण जो भी आप डेजर्टेशन बनाइएगा उसका एक तरह से कहिए तो समरी। ठीक है, उसका समरी। ठीक है, थीसिस में ये 20 से 25 पेज जाता है जब आप पीएचडी करते हैं तब। और इधर साइड आपका 10 से 12 पेज जाता है। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, भूमिका की बात करें, मैं पढ़ देता हूँ ताकि, क्योंकि गूगल हिंदी से टाइप करते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते हैं, तो इसीलिए मैं पढ़ देता हूँ लाइन बाय लाइन ताकि स्टूडेंट्स को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ पीजी का। और स्टूडेंट्स मोटिवेट नहीं करते हैं। सिनॉप्सिस या सार एक लिखे हुए कार्य की संपूर्ण समरी है, जैसा कि मैंने बताया, जो उस कार्य को शुरू से अंत तक परिभाषित करती है। ठीक है, सिनॉप्सिस समरी से अलग, जो केवल कहानी का एक सामान्य अवलोकन देती है। सिनॉप्सिस में सभी प्लॉट्स का पूर्ण विवरण होता है। मतलब जितना भी आप डिसर्टेशन में लिखते हो उसका यहाँ पर पॉइंट वाइज, ठीक है, पॉइंट वाइज आपको प्लॉटिंग करना होता है और उसमें आपको पूरा विवरण लिखना रहता है कि आप कहाँ से लिए, क्या लिए, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी परिकल्पना क्या है। ठीक है, अभी हम लोग पॉइंट वाइज बहुत सारा चीज़ देखेंगे। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि 4th सेमेस्टर में आप जब सिनॉप्सिस बनाइएगा तो कौन कौन सा पॉइंट उसमें सम्मिलित कीजिएगा और 10 से 12 पेज में आप सिनॉप्सिस बना करके अपने विभाग में दीजिएगा। अंत को सम्मिलित करते हुए, इसमें जो आपका सिनॉप्सिस में जो है अंत को भी सम्मिलित करना है। आम तौर पर सिनॉप्सिस प्रकाशक या एजेंट को आपके द्वारा
नॉवेल, स्क्रीन प्ले, अनुसंधान या अन्य वृहद कार्य के लिखने के बाद दी जाती है। ठीक है, एक अच्छी सिनॉप्सिस में कहानी के मुख्य संघर्ष और उसका निवारण दिया होता है तथा साथ में मुख्य पात्र के चरित्र के भावनात्मक विकास का भी विवरण होता है। यह आवश्यक है कि आप अपनी सिनॉप्सिस का ध्यानपूर्वक संपादन करें क्योंकि इसे सामान्यतः पूरे प्रस्ताव का भाग बनाया जाता है। सिनॉप्सिस एक संक्षिप्त सारांश है जो दर्शकों को एक रचना के बारे में एक विचार देता है। जैसे कि बहुत सारा चीज़ होता है ना कि बहुत सारा कहानी में हम लोग जो है जो पूरा कहानी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जिस्ट पढ़ते हैं और जिस्ट पढ़ के हम लोग को समझ में आ जाता है ओ इस कहानी में ये है। तो उसी तरीके से सिनॉप्सिस ही होता है। कोई भी डिसर्टेशन, कोई भी थीसिस का सिनॉप्सिस होता है कि सिर्फ सिनॉप्सिस पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ओ डिसर्टेशन ये है, अच्छा ये है। ठीक है, बहुत बार वाइवा होता है तो उसमें आपका सिनॉप्सिस ही देख करके वो जो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ सो ये है इस टॉपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कहानी या मुख्य बिंदुओं और काम के अन्य परिभाषित कारकों का एक अवलोकन प्रदान करता है जिससे शैली, ठीक है शैली गलत लिखा हुआ है, शैली, व्यक्ति या नोट के पात्र आदि शामिल हो सकते हैं। हम सभी प्रकार की चीज़ों के लिए सिनॉप्सिस लिखते हैं। ठीक है, सिनॉप्सिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ थीसिस या फिर आपका डिसर्टेशन के लिए ही लिखा जाता है। ये जो है सो आपका सिनॉप्सिस जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए लिखा जाता है, यानी कि वीडियो गेम्स के लिए भी आपका सिनॉप्सिस लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक, अकादमिक पेपर, जर्नल, अखबार के लेख, फिल्में, टीवी शो जो होते हैं, टीवी सीरियल जो होते हैं, वीडियो गेम के लिए भी ये सिनॉप्सिस जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, इतने सारी चीज़ों के लिए सिनॉप्सिस लिखा जाता है। इसमें आपका एक ये है, वो कहते हैं माइकल गैगनॉन के शब्दों में, द बेन ऑफ माई एग्जिस्टेंस इज द सिनॉप्सिस दैट पब्लिशर्स रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू नॉवल और सीरीज। That's where I am really producing fiction. My final book never ends up looking like the synopsis. ठीक है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें माइकल गैगनॉन यही कहते हैं कि कोई भी प्रकाशक जो है वो अपना नोवेल या फिर कोई भी चीज़ बुक पब्लिश करने के लिए पहले जो है वो सिनॉप्सिस देता है और सिनॉप्सिस के माध्यम से जो है वो जो है सो कल्पना करते हैं कि ये किस तरीके का होगा, क्या इससे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उनका फाइनल जो बुक है वो कभी भी एक सिनॉप्सिस के रूप में नहीं है। ठीक है, नेवर एंड्स अप लुकिंग लाइक दी सिनॉप्सिस, मतलब पूरा का पूरा वो विचारधारा के बारे में बात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोटेशन मैंने दिया है, आप लोग एग्जामिनेशंस में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक अच्छा सिनॉप्सिस बनाने के लिए मुख्य कदम, मेजर स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ गुड सिनॉप्सिस। एक अच्छे सिनॉप्सिस का निर्माण करने के लिए कुछ कदम है जिसे हम अनुसरण करके सिनॉप्सिस बना सकते हैं। पहले आपका परियोजना का शीर्षक या अनुसंधान यानी टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट और रिसर्च। ठीक है, इसमें आपका अनुसंधान का शीर्षक हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर उस विषय में आसानी से रुचि पैदा हो सके। हमें विषय इस प्रकार का रखना चाहिए जो रुचिकर हो और पढ़ने वाले के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो। विषय विशाल नहीं होना चाहिए, शीर्षक जो दिखाए कि यह कार्य उचित तरीका से किया जा रहा है। मैं बहुत आसान शब्दों में नोट्स बनाता हूँ, बहुत आसान शब्दों में लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए। ठीक है, वो अपने से भी पढ़ करके समझ सकते हैं नोट्स को। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है, अप्रिशिएट इट।
और मेरे चैनल को सपोर्ट करो बहुत ज़्यादा। सारे पीजी स्टूडेंट जो जिनको भी कुछ फ़ायदा मिला हो मेरे चैनल से, तो आप सपोर्ट कीजिए। सेकंड आपका पॉइंट है भूमिका इंट्रोडक्शन। सिनॉप्सिस की भूमिका में आपको सब कुछ का उल्लेख करना होता है, जैसे कि आप इस विषय को क्यों चुन रहे हो, इस विषय का चयन करने के पीछे अपनी धारणा क्या रही है। ठीक है, मतलब इस विषय को अगर आप चूज़ कर रहे हो तो क्या सोच करके चूज़ कर रहे हो, आपकी धारणा क्या रही है। ठीक है, पूरे अनुसंधान परियोजना के संबंध में परिचय देना इत्यादि। ठीक है, पूरा जो आप अनुसंधान कर रहे हो उसके बारे में आप परिचय इस भूमिका में लिखते हो। जैसे हम लोग भी अभी नोट्स राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भूमिका लिख रहे हैं, हम लोगों का सारे नोट्स राइटिंग में भूमिका होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग लिखते हैं उसके बारे में कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है समस्या का बयान, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या के बयान की बात करें तो जिस समस्या के समाधान के लिए आपने यह विषय चुना है अपने अनुसंधान के लिए, उसे हमेशा साफ साफ एक पंक्ति में लिखने की कोशिश की जानी चाहिए। मतलब जो आप विषय चुन रहे हो तो आखिर में शोध कर रहे हो तो कोई ना कोई समस्या होगी तब ना आप शोध कर रहे हो, कोई ना कोई समस्या का निवारण कर रहे हो ना। तो ऑन डैट केस आपको एक लाइन में समस्या का बयान लिखना, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। इसके द्वारा हम मौजूदा परंपरा और अनुसंधान के संबंधित क्षेत्र के बीच अंतर का पता लगाते हैं। ठीक है, मतलब जो मौजूदा परंपरा है और अनुसंधान के संबंधित क्षेत्र, मतलब लॉजिकली और परंपरागत। ठीक है, ट्रेडिशनल प्लस साइंटिफिक। ठीक है, ट्रेडिशनल प्लस साइंटिफिक दोनों के बीच में अंतर का पता लगाते हैं। इसके माध्यम से हम पूरे साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। इसका उपयोग एक तरह से हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करते हैं। अब जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल प्लस साइंटिफिक। ठीक है, तो ट्रेडिशनल आपका हो गया सैद्धांतिक, ठीक है, और व्यवहारिक आपका हो गया साइंटिफिक। ठीक है, ट्रेडिशनल प्लस साइंटिफिक। नेक्स्ट आपका पांचवा पॉइंट आता है महत्व यानी सिग्निफिकेंस। इसमें हम अपने शोध के महत्व और मूल्य के बारे में बताते हैं कि हमारा शोध सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको अपना महत्व बताना होगा आपके पेपर का कि आप क्यों इस को चूज़ कर रहे हो, क्या महत्व है, क्या आगे चल के इसके फ्यूचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है छठा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। किसी भी शोध का उद्देश्य उसके चरणों और सीमाओं को निर्धारित करने में मदद करता है। उद्देश्य से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमें क्या करना है और क्या टालना है। ठीक है, कोई भी रिसर्च कीजिए या डिसर्टेशन कीजिए, गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो आप जो है सो बहुत सारी चीज़ों को लेते चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि किसको हम एक्सेप्ट करें और किसको हम रिजेक्ट करें। ठीक है, तो उससे जो है आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। यह एक तरह से कहे तो यह मिनी सिनॉप्सिस है। उद्देश्य जो है आपका मिनी सिनॉप्सिस भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई वाइवा में पूछ दे कि मिनी सिनॉप्सिस क्या होता है सिनॉप्सिस में, तो आपका वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है जिसमें हम सारी बातों को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। परिकल्पना, अब आप अपने शोध के बारे में कल्पना कर रहे हो कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, अगर हम ये ऐसे शोध करेंगे तो इसका आउटकम्स ये निकलेगा, वो निकलेगा। ठीक है, तो परिकल्पना के माध्यम से हम शोध के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान कर के अस्थायी परिणामों को दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि आप वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हो कि अगर मैं इस टॉपिक पे शोध करूँगा तो परिणाम मेरा ये होगा। ठीक है, ये होगा। आप 4-5 पॉइंट सोच लेते हो
ठीक है, कि हम अगर इस विषय पे शोध करेंगे, ऐसे शोध करेंगे तो हमारा परिणाम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ऑन डैट केस आपको परिकल्पना में 5-6 पॉइंट बना करके लिख देना है। ठीक है, शोध का परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही हो, आपका शोध का परिणाम पॉजिटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई इसमें ये नहीं है। नेक्स्ट, आखिर में बहुत सारी दवाइयाँ जो बंद हो जाती है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो बंद हो जाते हैं, तो उसमें जो है सो रिसर्च में निगेटिव आता है बहुत ज़्यादा, तब ना वो बंद हो जाता है। अगर पॉजिटिव आता तो क्यों बंद होता? ठीक है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, नेवर माइंड कि आपका निगेटिव आया। नेक्स्ट आपका 8वां में दायरा और सीमाएं, स्कोप एंड लिमिटेशन। इसके माध्यम से हम अपने शोध की सीमाएं बनाते हैं ताकि हमारा शोध बहुत ज़्यादा विस्तृत ना हो सके और एक तय समय पर इस शोध को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट 9वां है आपका अनुसंधान विधि और दृष्टिकोण, रिसर्च मेथड एंड अप्रोच। आप कौन सा रिसर्च मेथड अपनाते हो, सर्वे मेथड अपनाते हो, एक्सपेरिमेंटल मेथड अपनाते हो, डिस्क्रिप्टिव अपनाते हो, क्या आपका अनुसंधान विधि होता है। इसमें हम लोग सामान्यतः अपने शोध विधि और उसमें अपनाए गए दृष्टिकोण को रखते हैं। इसमें हम शोध का अवलोकन, मूल्यांकन, संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या करते हैं जो हमारे शोध के मूल्यों का परिचायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10वां पॉइंट है संबंध का दायरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अंतिम चरण में हम जो मूल्य या मानदंड जो पहले से घोषित है उसके संबंध में हम माप या निर्णय कर सकते हैं अपने शोध के माध्यम से। अब रेफरेंस जो जितना भी हम लोगों ने लिया है कि कहाँ कहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है, उसको हम लोग इसमें मेंशन करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट, शोध प्रस्ताव लेखन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सिनॉप्सिस राइटिंग। शोध प्रस्ताव अपनी परियोजना की योजना है या अनुसंधान उद्देश्य, डेटा संग्रह, रिकॉर्डिंग प्रारूप, प्रश्नावली और साक्षात्कार गाइड के लिए प्रस्तावित तरीकों के लिए तर्क प्रदान करता है। ठीक है, जैसा कि हम बोले कि सिनॉप्सिस जो है जो पूरे डिसर्टेशन या थीसिस का जो है वो सार होता है। तो ऑन डैट केस जो भी आप डेटा संग्रह या फिर जो भी उद्देश्य आप लिखते हो सिनॉप्सिस में, या फिर आपका जो वाइवा करने आता है या इंटरव्यू लेने जो आता है, वो वही देख करके उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ उसको लॉजिक मिल जाता है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे सवाल इनसे पूछना है। ठीक है, एक शोध परियोजना में सारांश लेखन एक महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छा सिनॉप्सिस न्यूनतम शब्दों में अधिकतम जानकारी देगा। ठीक है, एक अच्छा सिनॉप्सिस जो है वो न्यूनतम शब्दों में अधिकतम जानकारी देगा। एक सुविचारित सिनॉप्सिस वेट एक सुविचारित सिनॉप्सिस समीक्षक को परियोजना के संचालन के लिए शोधकर्ता की क्षमता के बारे में समझाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। एक सारांश का उद्देश्य एक साहित्यिक एजेंट या प्रकाशक को उस प्रकार की पुस्तक के बारे में सूचित करना है जिसे आप लिख रहे हैं। ठीक है, सिनॉप्सिस जमा कीजिएगा तब ना पता चलेगा कि आप जो बुक लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, उसके बारे में क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो। ठीक है, संक्षिप्त, आकर्षक और आज के समय के हिसाब से लिखा हुआ होना चाहिए। यह संदेश देते हुए कि आप अपने विषय के मालिक हैं। किसी भी अनुसंधान या परियोजना में शोध प्रस्ताव लेखन का महत्व बहुत व्यापक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्क्लूज़न के बाद भी बहुत है, इसीलिए क्या कहते हैं कोई भी छोड़िएगा नहीं बीच में। कॉन्क्लूज़न, निष्कर्ष। शोध प्रस्ताव लेखन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो निष्कर्ष मूल रूप से हमें कुछ चीज़ें करने के लिए कहता है
कि हम अपने पूरे अनुसंधान या परियोजना के सभी प्रमुख बिंदुओं को सारांशित करें ताकि हमारे अनुसंधान या परियोजना के बारे में एक स्पष्ट दृश्य सबके सामने चित्रित हो सके। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात रही नोट्स की, जो आपका सिनॉप्सिस का नोट्स होता है। ठीक है, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए उपयोगी है। अब अगर हमको जो है, यहाँ पर मैंने सिनॉप्सिस एक आपका कथासार लिखा है, ये आपका जब आप 4th सेमेस्टर में आओगे और जब आपका डिसर्टेशन होगा, ऑन डैट के हिसाब से बोला जाएगा कि एक सिनॉप्सिस जो है वो आप रेडी करके विभाग में जमा कीजिए। तो एक टॉपिक आपको मिलेगा, तो उस सिनॉप्सिस में जो आप कॉलेजेस में जमा करोगे स्नातकोत्तर या पीजी की डिग्री लेने के लिए, एमए की डिग्री लेने के लिए, तो उसमें कौन कौन सब पॉइंट्स होगा। ठीक है, इस बार बच्चों ने बनाया है, तो उन पॉइंट्स को मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप जब पीजी सेम4 में रहिए तो आपको पॉइंट्स जो है वो आपके पास रहे और आप उसके आधार पर जो है वो बना सकें। पहला पॉइंट रहेगा आपका विषय का आंकलन, फर्स्ट पॉइंट रहेगा विषय का आंकलन। सेकंड पॉइंट रहेगा शोध का उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा आधार एवं स्रोत। ठीक है, आधार एवं स्रोत। फोर्थ पॉइंट रहेगा शोध परिकल्पना। ठीक है, पांचवा रहेगा शोध प्रश्न। पांचवा आपका रहेगा शोध प्रश्न। उसके बाद रहेगा उपलब्ध साहित्य। उसके बाद रहेगा पद्धति। उसके बाद रहेगा निष्कर्ष। उसके बाद रहेगा अध्यायीकरण। अब आप यहाँ 9वां टॉपिक से आप चैप्टर बनाना चालू कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर बनाना चालू कीजिएगा। अगर आपने 7 चैप्टर भी बनाया है और आप अगर 10-10 पेज भी लिख रहे हो एक चैप्टर पे, तो 70 पेज जाएगा। ठीक है, या आपने अगर 10 चैप्टर बनाया है तो 10-10 पेज भी या 12-12 पेज लिख दो। 110, 150 पेज में ले जाओ, या 90 पेज मैक्सिमम जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब चैप्टर बन जाएगा, उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची, कि आप कहाँ से, कौन कौन बुक से, कौन कौन आर्टिकल से, कौन कौन नेट से, कौन वेबसाइट से आपने कहाँ से क्या लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 4th सेमेस्टर में जो है वो बनाना है। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के सेवा में हूँ। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम आपके साथ इसी तरीके से सपोर्ट कर सकें और मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।